कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि अपने हाथों को देख रही थी। वो अपने हाथों को देखते हुए कहती है कि कितनी अजीब बात है, इससे पहले तो मेरे हाथ इतने नाजुक कभी नहीं थे। तभी उसे एक विजन आता है जहाँ पर वो डूब रही थी। वो कहती है मेरे चारों तरफ पानी क्यों आ रहा है, लेकिन तभी उसे जानने को मिलता कि एक आदमी तो उसे मार रहा था। जबकि वो आदमी उसको मारते हुए कह रहा था उसने उसकी फैमिली का नाम मिट्टी में मिला दिया। उसकी हिम्मत कैसी हुई कि उसने अपनी शादी के एक दिन पहले खुद को डुबाने की कोशिश की है। हाईली, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि तुम खुद को पानी में डुबो रही थी। तब वो लड़की जो मार खा रही थी वो कहती है ये हाईली कौन है। जबकि हमें जानने को मिलता है कि ये जो लड़की अभी भी मार खा रही थी वो हमारी कहानी की मेन प्रोटोगनिस्ट है, जिसका रियल नाम जय है। जय के पास सीन को देख कर हमें मालूम पड़ता है कि जय असल में भूतों को देख सकती है। उसके पास एक अजीब सी मगर एक पावरफुल एनर्जी है जिस वजह से वो भूतों को और आत्माओं को देख सकती है। लेकिन जब वो बातें दूसरों को बताती है तो कोई भी उसके बातों पर भरोसा नहीं करता, बल्कि सबको यही लगता है कि उसको किसी भूत प्रेत ने पकड़ लिया है। ऊपर से वो अनाथ है और बदकिस्मत भी। जबकि उसकी जो दादी थी अनाथ आश्रम वाली, वो उसी ने उसको पाला था। वो उसे कहती है कि डियर, तुम्हारे चेहरे पर लक का एक चाम भी नहीं दिख रहा है, और ऊपर से तुम इतनी ज्यादा दुबली पतली हो तो तुम्हारे पास ऐसी एनर्जी कैसे आ सकती है जैसे तुम भूत प्रेतों को देख सकती हो। चलो कोई बात नहीं, तुम छोटे मोटे काम तो निपटा ही सकती हो। एक्चुअली में जय के जन्म के टाइम पे उसके माँ बाप ने उसे छोड़ दिया था। उसके माता पिता के पास भी ऐसी पावर थी जो उन्हें पता चल जाता था कि जय के पास भी ऐसी पावर आ चुकी है और वो इविल एनर्जी को भी देख सकती है, जिस वजह से उन्हें दिक्कत हो सकती थी फ्यूचर में। इसी वजह से उसने उन लोगों ने उसे त्याग दिया था। जबकि जो जय की दादी थी जिसने जय को अडॉप्ट किया था, वो छोटे मोटे जादूगरी करके अपना गुजारा करती थी और जय भी अपने दादी के साथ ही रहती थी। लेकिन अचानक से एक दिन वो अजीब जगह पर आ गई थी जहाँ पर कोई एक आदमी उसे मारते हुए कह रहा था कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हारी वजह से हमारा पूरा परिवार बर्बाद हो गया है। क्या तुम्हें पता है मैंने तुम्हें इस अपॉर्चुनिटी को दिलाने के लिए कितनी ज्यादा मेहनत की है। लेकिन जय तो यहाँ पर काफी ज्यादा परेशान लग रही थी। उसे पहले तो समझ में नहीं आ रहा था कि वहाँ पर कर क्या रही है और यहाँ पर आई कैसे, और ऊपर से आदमी उसे मारे जा रहा है बिना कुछ सॉलिड रीजन के। ऊपर से इससे पहले इस जगह को जय ने कभी नहीं देखा और न ही उसे पता है कि ये जो आदमी उसे मार रहा है कौन। उसे अभी तक समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहाँ पर है और वो हेली नाम की लड़की की बॉडी में क्या कर रही है। हालांकि हेली की बॉडी में रहने के बाद उसकी मेमोरी में हेली की सारी यादें याद आ रही थी, लेकिन अभी भी उसे ये बात समझ में नहीं आई थी कि हेली खुद को पानी में डुबोकर मारने की कोशिश क्यों कर रही थी। जबकि जय कहती है कि ऐसा लगता है कि जब हेली डूबी थी तब वो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी थी और उसकी बॉडी में मेरी आत्मा आ चुकी है, जिस वजह से मैं उसकी आत्मा और उसकी मेमोरी से कनेक्टेड हो गई हूँ और इसकी बॉडी मेरे पास आ चुकी है। तो अब इसकी बॉडी मेरी हो चुकी है और अब शायद से हेली कभी भी यहाँ पर वापस नहीं आ सकती क्योंकि वो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। इसका मतलब ये है कि मैंने सिर्फ इसकी बॉडी को ही नहीं अपनाया, बल्कि मैंने किसी ऐसे व्यक्ति का शरीर अपने कब्जे में कर लिया है जो कि मर चुका है। अभी वो आदमी उसे फिर से मारते हुए कहता है, क्या तुम मेरी बात सुन भी रही हो मूर्ख बच्ची। हेली को समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पर अभी क्या करना चाहिए, लेकिन उस आदमी को देखते हुए उसके दिमाग में जो ख्याल आता है उसे ये बात पता चलती है ये और कोई नहीं बल्कि हेली के फादर है जिनका नाम डूक डेकन है। उसके बदतमीज फादर उसे मारते हुए कहता है, क्या तुमको पता है कि शादी को तय करने में मैंने कितनी ज्यादा मेहनत की है। लेकिन जय कुछ भी नहीं बोल पाती क्योंकि उसे तो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बोलना चाहिए और इस जगह पर चल क्या रहा है। असल में बस वो चुपचाप मार खाए जा रही थी। तभी वहाँ पर एक आदमी की हंसी की आवाज आती है। वो आदमी वहाँ पर आते हुए कहता है कि देखो तो कितना ज्यादा अनोखा नजारा है। तो क्या ड्यूक अपने बच्चों को इसी तरीके से डिसिप्लिन करता है। ड्यूक पीछे मुड़ के इस आदमी को देखता है और हैरान हो जाता है। लेकिन तब यह आदमी ड्यूक से कहता है कि ठीक है, अब हमें यहाँ पर अकेले छोड़ दो, मैं यहाँ पर अपने मंगेतर से बात करना चाहता हूँ। लेकिन ड्यूक इस आदमी की बातों को अनसुना कर देता है, अपनी जगह से नहीं हट रहा था। तभी वो आदमी ड्यूक के कंधों पर हाथ रखते हुए कोल्ड टोन में कहता है, क्या तुमने नहीं सुना मैंने क्या कहा, गेट लॉस्ट। जबकि जय कांप रही थी और खुद को संभालते हुए सोच रही थी यह आदमी भी हेली की यादों में है, क्योंकि यह आदमी और कोई नहीं बल्कि हेली के मंगेतर और इस देश का राजा है। लेकिन इसके पीछे तो मैं काफी सारी स्पिरिचुअल स्पिरिट देख पा रही हूँ। मैंने कभी भी इतनी ज्यादा इविल एनर्जी नहीं देखी थी। वो काफी ज्यादा कांप रही थी और उसके सामने यानी कि किंग के सामने अपने सर झुकाए बैठी थी। तब वह देखते हुए किंग उसे कहता है कि तुम इतना ज्यादा कांप क्यों रही हो, कांपना बंद करो हेली डुकैन। हाँ ये सच बात है कि तुमने मुझे चुनने के बजाय तुमने मौत को चुना और ये एक बहुत ही बड़ा अपराध है, लेकिन मैं अभी तुम्हें मारने के लिए यहाँ पर नहीं आया हूँ। लेकिन इसकी बातों को सुनते हुए जी अपने मन के अंदर कहती है, लेकिन हेली ने तो शादी से एक दिन ठीक पहले अपने आप को खत्म कर लिया है। सच कहूँ तो उसने एक बहुत बड़ा कांड खड़ा कर दिया है। तो कैसे, अरे यार मैं क्या करूँ अब। खैर अभी भी वो कांप रही थी और अपने सर नीचे झुका कर बैठी हुई थी। वो किंग से कहती है कि अगर आप इसी तरीके से मुझे देखते रहोगे तो मैं और भी ज्यादा डर के मारे कांपती रहूंगी।
लेकिन अब वो मन में सोच रही थी कि हे भगवान, शायद से मैंने इस बार कुछ गलत बोल दिया है। लेकिन तभी इसकी हरकतें देख के किंग हंसने लगता है। तभी देख कर जय हैरान थी कि अरे इसको हंसी किस बात पर आ रही है। खैर किंग उसे कहता है कि कांपना बंद करो, मैं अभी तुमसे बात करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो मुझे पता चलता है कि मैंने तुमसे कभी भी 2-3 शब्दों से ज्यादा कुछ बातचीत ही नहीं किया है। क्या ये शादी तुम्हारे लिए इतना ज्यादा अजीब और बेकार था कि तुम अपनी जिंदगी को ही खत्म करने जा रही थी? क्या ये डेकन फैमिली नहीं था जिन्होंने सबसे पहले इस शादी का प्रस्ताव हमें दिया था? ए लड़की, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? मुझे जवाब दो, मुझे 2 बार से ज्यादा पूछना पसंद नहीं है। तब जय सोच रही थी कि मैं तो बेचारी बन गई हूँ, कुछ भी बोल नहीं पा रही। ऐसा नहीं है कि मेरे मुंह में छेद नहीं है, बल्कि ऐसा है कि जो हाईली की यादें है वो मेरे दिमाग के अंदर पूरी तरीके से फिट ही नहीं हुई है। उसकी यादें मेरे दिमाग में भी काफी ज्यादा धुंधली है। लेकिन भले ही हाईली मरना चाहती हो, लेकिन मैं बिल्कुल भी मरना नहीं चाहती हूँ। खैर अब जय उसे बताती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जैसे वो सोच रहा है, और ऐसा भी नहीं है कि वो उसे हेट करती है। किंग उसे पूछता है तो क्या इसका कोई दूसरा कारण था? क्या कोई दूसरे आदमी को पसंद करते जिसे वो भूल नहीं पा रही थी? किंग की बातें सुन के तो बेचारी को 440 वोल्ट का झटका ही लग जाता है। वो कहती है कि अरे बाप रे, अब तो फिर मैं जान से गई। भले ही मेरी लाइफ में कोई अभी तक नमूना आया नहीं है, मैं पूरी लाइफ सिंगल रही हूँ, लेकिन हाईली के लाइफ में तो था ना। कहीं किंग को तो ऐसा नहीं लग रहा कि मैं अपने सो कॉल्ड बाबू के लिए बेकाबू हो गई थी और उसके लिए जान देने जा रही थी। लेकिन तभी उसे किंग कहता है कि उसे इसकी जरा सा भी परवाह नहीं है कि उसके दिल में कोई आदमी है या नहीं। वो तो उसके प्योर हार्ट को सराहना करना चाहता है। हाँ, लेकिन वो ये भी नहीं चाहता है कि इतिहास के पन्नों में उस राजा को बेवकूफ राजा यानी कि दुर्भाग्यशाली राजा के रूप में लोग नाम दर्ज करें, और ना ही वो किसी नीले ड्रम में जाना चाहता है। अंततः मेरे विचार में तुम्हारे पास जितने टाइम है उतने टाइम के लिए ही सही, लेकिन तुम्हें अपने आप को जिंदा रखना चाहिए और तुम्हें जीना चाहिए। जितना वो जी सकती है उतना उसे जीना चाहिए, बिल्कुल जीना चाहिए। लेकिन अगर उसे मरना ही है तो कम से कम उसे क्राउन पहन कर ही मरना चाहिए। जबकि जय के मन के अंदर से आवाज आ रही थी कि लग गई बेटी, ऐसा लगता है कि जहाँ पर भी जाऊंगी मैं अपना अनलकी टाइटल लेकर ही मानूंगी। जय यहाँ पर बताती है कि वो एक अनाथ थी, लेकिन दादी यंगसन ने उसे गोद लिया था, जो एक जानी मानी समन थी। दादी स्पीड से बचने के लिए हमेशा काफी ज्यादा सतर्क रहती थी। उन्हें पहले ही पता चल जाता था कि आगे क्या होने वाला है। हालांकि उन्हें जय को भी बोला था कि समंदर, पानी या फिर किसी नदी तालाब जैसी जगह से वो हमेशा दूर रहे। जय को भी ये बात पता थी कि दादी जो बोली उसका जरूर कोई ना कोई कारण होगा। जय कहती कि हालांकि मुझे सारी चीजें पता थी, लेकिन मुझे अपनी लाइफ को भी अच्छी तरीके से जीना था। इसी वजह से मेरे आसपास जो भी इविल एनर्जी या फिर स्पिरिचुअल एनर्जी होती थी, मैं उन्हें नजरअंदाज करने की कोशिश करती थी। लेकिन एक दिन जब अचानक से मुझे होश आया, तब मैं किसी हाईली नाम की लड़की की बॉडी में थी, जो कि खुद को मारने के लिए अपने आप को पानी में डुबो गई थी। लेकिन सच कहूँ तो इस लड़की की बॉडी में स्पिरिचुअल इविल एनर्जी से लड़ने के लिए काफी ज्यादा ऊर्जा मौजूद है। सीन फिर से वहीं पर आता है जहाँ पर किंग उसे कह रहा था कि अगर मरना ही है तो मैं तो क्राउन पहन के मरो, यानी कि रानी बन के मरो। ऐसे बेचारी की तरह मरने से क्या होगा? है क्या ये मुझे रानी बनने के लिए बोल रहा है? किंग उसे कहता है कि देख लो, ये मौका तुम्हें बस आज के लिए मिलेगा, मना करना चाहती हो तो मना कर दो। जबकि जेरी देखती है किंग के पीछे काफी सारी इविल एनर्जी मौजूद थे और वो जय का आंसर का इंतजार कर रही थी कि जय आंसर क्या देगी, क्या वो हाँ बोलेगी, क्या वो ना बोलेगी। जय कहती है कि अच्छा होगा कि मैं उनके आंखों में ना देखूं और ऐसा प्रिटेंड करूं कि जैसे मैंने उनको देखा ही नहीं हो। जय काफी ज्यादा हिम्मत जुटाकर किंग से पूछती है, क्या मैं एक बात पूछ सकती हूँ आपसे? किंग कहता है कि हाँ पूछो। राजा जी, अगर मैंने इस शादी के लिए मना कर दिया तो? तब किंग उससे कहता है, देखो अगर मना कर दोगी तो क्या होगा, यहाँ पर सारी जगह अफवाह फैल जाएगी। तुम्हें काफी ज्यादा सर्दी जुकाम हो गया था और शादी के दौरान तुम्हारा सर्दी जुकाम इतना ज्यादा बढ़ गया, इतना ज्यादा तुम छींक रही थी कि जिस वजह से तुम बहुत ज्यादा घातक बीमारी में फंस गई थी। इतनी ज्यादा घातक बीमारी हो गई थी कि जहाँ से तुम निकल नहीं सकती थी। और एक इविल स्माइल के साथ कहता है, तो इस वजह से तुम्हें मरना होगा, समझी? जी अपने मुंह पर हाथ रखते हुए कहती, अरे लेकिन ये तो मेरे साथ नाइंसाफी हो रही है। जबकि किंग उसके ऐसे एक्सप्रेशन देख के सोच रहा था कि इसके एक्सप्रेशन तो काफी ज्यादा हसीन है। हाँ खैर, अब जवाब देने की बारी तुम्हारी है। क्या तुम फिर से पानी में कूदोगी? जय जो से अपना सर हिलाते हुए कहती है कि नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे मरना थोड़ी है। एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके बारे में मुझे सोचने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जीना चाहती हूँ, मैं अपनी जान नहीं दूंगी, बिल्कुल भी नहीं। मैं अपने दिल पर हाथ रख के मैं वादा करती हूँ कि कम से कम जब तक मैं ताज नहीं पहन लेती तब तक ऐसा नहीं करूंगी। तब किंग उसकी बातें सुनकर थोड़ा सा इरिटेट हो जाता है और उसे कहता है कि देखो फिर ठीक है,
मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा करने की कोशिश करूंगा। अरे बाप रे, इस राजा को देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे कि इसको तो मेरी बातों पर भरोसा ही नहीं है। हाँ वैसे सही भी है, अगर कल ही मैं कूद के अपनी जान देने वाली थी तो ऐसे इंसान के ऊपर भरोसा करना थोड़ा सा मुश्किल ही हो सकता है। लेकिन अब इससे पहले कि जय कुछ बोले, किंग कहता है कि बस मेरी मंगलतर की गलती को नजरअंदाज कर दो सारे लोग। जय मन के अंदर सोच रही थी कि अरे क्या मेरे दिमाग को पढ़ सकता है। अब किंग डूक दुकान को बुलाता है, दुकान आता है, किंग को ग्रेड करता है, लेकिन मन ही मन गुस्सा होते हुए कह रहा था कि धिक्कार है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरी संपत्ति में आके मुझे मालिक की तरह हुक्म दे रहे हो। जबकि किंग ड्यूक को वार्निंग देते हुए कहता है कि तुम्हारी बेटी जल्दी काइन की रानी बनने वाली है, जैसा कि तुम चाहते थे। अब इसका मतलब यह है कि वो ऐसी व्यक्ति नहीं है जिसे तुम अपनी इच्छा अनुसार मार सकते हो, पीट सकते हो और बातचीत कर सकते हो। और अगर इसके बावजूद भी अगर तुम उसके ऊपर और एक बार हाथ उठाना चाहते हो तो कम से कम मेरे चेहरे के बारे में एक बार जरूर सोच लेना, ये तुम्हारे सेहत के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होगा। लेकिन जब जय किंग के पास काफी सारी इविल एनर्जी को देख रही थी तो हैरान हो जाती कि इतने सारे इविल एनर्जी के बावजूद भी ये इंसान जिंदा कैसे है। वो ऐसी चीज नहीं है जिसे हर कोई सहन कर सके। वो सचमुच अगर गुस्सा हो जाए तो ड्यूक को मार भी सकता है। जबकि वो सारी इविल एनर्जी किंग को पुश कर रही थी बार बार कि जाओ जाके सामने वाले व्यक्ति को पूरी तरीके से खत्म कर दो। किंग को हालांकि समझ में आ रहा था कि फिर से उसके साथ कुछ अजीब सा हो रहा है, लेकिन वो ड्यूक से कहता है कि तुमको समझ में आया ना कि मैंने अभी तुमसे क्या कहा। ड्यूक अपने दांत को पीसता है और हाँ कहता है। खैर जय सोच रही थी कि काफी ज्यादा बेतुका है, अगर इसकी जगह पर कोई और होता तो शायद से अभी तक तो पगला गया होता। अब किंग जय को अपना हाथ देता है उठने के लिए, क्योंकि अभी तक जय घुटनों के बल नीचे बैठी हुई थी। किंग उसके हाथ को लेता है, उसे किस करते हुए कहता है, मेरी होने वाली रानी 4 दिन ठीक रहेगा ना तुम्हारे फ्लू को ठीक होने में, यानी कि 4 दिन में तुम्हारा सर्दी जुकाम जो भी होगा वो खत्म हो जाएगा, है ना। जय हाँ कहती है, जिसके बाद किंग ड्यूक से कहता है कि ठीक है फिर शादी 4 दिन बाद होगी, क्योंकि ये घोटाला पहले ही बहुत दूर तक फैल चुका है, इसलिए मैं और इंतजार नहीं करूंगा। और हाँ, ये डेकन फैमिली के प्रति मेरी लास्ट दया है। जिसके बाद वो जय से कहता है कि ठीक है वहाँ पर चलो जहाँ पर तुम जिंदा रहना चाहती हो, जहाँ पर तुम जिंदा रह सकती हो मेरे महल में, यहाँ पर तुम रहने के लिए लायक नहीं हो। जिसके बाद वो जाते हुए ड्यूक से कहता है ठीक है मैं जा रहा हूँ यहाँ पर। जबकि डेकन परिवार में शादी समारोह होने वाले, वो भी किंग के साथ, तो मैं अपने आसपास कुछ गार्डों को भी रखूंगा ताकि गार्ड इस महल को ऊपर नजर रखे और हाँ होने वाले क्वीन को ऊपर कोई हाथ ना उठाने की कोशिश करे। और हाँ ड्यूक एक बात याद रखना, हमारे सिपाहियों का नजर तुम्हारे ऊपर हमेशा सही होता है, तो इस बात पर ध्यान रखना कि कभी भी हाथ उठाने की कोशिश तो बिल्कुल भी मत करना। हम यहाँ पर किंग का पूरा नाम जान पाते हैं जो कि कैरन ब्लैक होता है और वो कैरन का राजा होता है। कि जय सोच रही थी कि अरे बाप रे, मेरे सर के ऊपर इतनी सारी मुसीबत है फिर मैं ढीठों की तरह जिंदा हूँ। अब मुझे छोड़ दो, इस राजा को देखो, इतनी सारी इविल एनर्जी के साथ वो जिंदा कैसे है। ये अपने कर्म कांड में जरूर कुछ गलत कर रहा होगा, वरना ऐसे आक्रोश लेकर कौन जिंदा रहता है। आखिरकार पलक झपकते ही 4 दिन बीत जाते और शादी का दिन आ जाता है। शादी में आए हुए मेहमान बातें बना रहे थे कि देखो सच में ये शादी हो रही है। शादी में आया हुआ दूसरा मेहमान उसे कहता है कि ईमानदारी से कहूँ तो मुझे लगा था कि फिर से कुछ गलत हो जाएगा, मुझे लगा नहीं था कि शादी हो पाएगी। हर शादी से पहले दुल्हन के दुर्भाग्य का सामना करना पड़ता है, इसलिए ड्यूक डेकन सबसे डरावना व्यक्ति है। उसने ये सब जानते हुए भी अपनी बेटी को इस स्थिति में ढकेल दिया। जय लोगों की बातें सुनकर कहती है कि ये जो लोग बातें कर रहे हैं वो तो हाईले की मेमोरी में ऑलरेडी है। हाईले की यादें बहुत ज्यादा अधूरी और बहुत ज्यादा परेशानियों से भरी है, लेकिन मैं बता सकती हूँ कि राजा ने पहले ही 2 बार शादी के लिए प्रस्ताव किया था और शादी करने से पहले उसका एकमात्र शर्त था, वो एक मामूली सी कुलीन परिवार की लड़की से शादी करना चाहता था जिसके पिता कोई भी सत्ता में राज परिवार और राजा बनने की ख्वाहिश ना दिख रहा हो, क्योंकि राजा एक पावरफुल ससुर बनाना नहीं चाहता था। जबकि पास ही के लोग गॉसिप कर रहे थे कि जो पहली वाली दुल्हन थी वो तो किसी दुर्घटना में चल बसी और दूसरे जहर से, लेकिन अंततः अब तीसरी वाली में उसे अच्छा से सफलता मिली है। जबकि इनकी ये बातें सुन के जय कहती है कि नहीं, तीसरी बार भी वो फेल हो चुका है, क्योंकि जो असली वाली हेली थी वो तो पानी में कूद के पहले से ही चल बसी है और ये बात केवल मैं ही जानती हूँ। तभी हेली के दरवाजे पर नॉक होता है, दरवाजा खुलता है और हेली देखती है तो और कोई नहीं है तो किंग था। किंग जय से कहता है क्या तुमने अच्छा सपना देखा हेली डेकन? उस कैसल में तुम्हारी आखिरी रात थी, वो ऐसी जगह नहीं थी जिसे छोड़ा जा सके। तब जय कहती है कि हाँ एक अच्छी रात थी, लेकिन तब वो किंग की तरफ देखती है और कहती है अरे आज तो उसके साथ कोई भी इविल एनर्जी और ना ही कोई इविल स्पिरिट जुड़ी हुई है, लेकिन ये कैसे हो सकता है। लेकिन कुछ भी कहो ये बंदा देखने में तो काफी ज्यादा हैंडसम है, ठीक से देखने पर इसके मुंह के जो नक्शे कदम है वो काफी ज्यादा अच्छा लग रहे हैं।
तभी सोचूं कि इसके पीछे बर्जन आत्माएं क्यों पड़ी है। हालांकि बेचारी को याद नहीं था कि वो किंग को कब से देखे जा रही थी। वो एक तक लगा किंग को देखे जा रही थी। इससे किंग काफी ज्यादा ऑकवर्ड हो जाता है और उसे कहता है, सच कहूँ तो तुम मुझे बोलने पर बार बार मजबूर कर देती हो। जय को पता चल रहा था कि उसने अभी अभी क्या किया है। वो तुरंत ही अपना सर घुमा लेती है और कहती है कि लगता है कि मैंने इस चिकन को कुछ ज्यादा देर तक ही घूर लिया है। जबकि वो किंग से कहती है, मैं काफी ज्यादा घबरा रही थी, इसलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूं, इसलिए मैं आपसे माफी चाहती हूँ, प्लीज मुझे माफ कर देना। किंग उसकी तरफ बढ़ते हुए कहता है कि मुझे झूठ बोलने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है और तुम तो अभी बिल्कुल भी घबराई हुई नहीं दिख रही हो। लेकिन फिर से चिल्लाते हुए कहती है कि नहीं, अगर योर हाइनेस को लगेगा कि मैं घबराई हुई हूँ। लेकिन फिर वो अपना मुंह पर हाथ रख लेती है और सोच रही थी कि उफ्स, फिर से मैंने गलती कर दिया। किंग इसके एक्सप्रेशन देख के कहता है कि सचमुच का इसके जो एक्सप्रेशन है वो काफी ज्यादा दिलचस्प है। लेकिन तब जय उसे कहती है, एक्चुअली मैं अपने शब्दों के प्रति काफी ज्यादा सावधान रही हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि और हाइनेस आप कैसे व्यक्ति है और आपको व्यक्तिगत रूप को मैं नहीं जानती हूँ और मुझे पता नहीं कि मुझे आपसे किस तरीके से बात करनी चाहिए, इसलिए मैं ज्यादा ना बोलने की कोशिश कर रही हूँ। और अगर मेरी बातों के प्रति अगर मैं सावधान ना रहूँ तो मैं काफी सारी गलतियाँ करूंगी। जबकि वो मन में सोचती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बार मैं कुछ ज्यादा ईमानदारी से बात कर लिया। तब किंग उसे कहता है कि जैसे तुम अभी थी वैसे ही रहा करो और ऐसे ही बातें करा करो। तुम्हारी बात है कि यार तो मुझे समझ में आ रही है। तब जय मन में सोच रही है कि अरे वाह, ये तो समझ गया, ठीक है, मैं ब्लश क्यों कर रही हूँ। फिर तभी दरवाजे पर कोई आता है और नॉक करते हुए कहता है कि आपको अभी तैयार होने की जरूरत है। तब किंग अपना हाथ देते हुए जय से कहता है कि चलो अब टाइम हो चुका है। जिसके बाद जय उसका हाथ पकड़ के उसके साथ जाने लगती है और सोच रही थी कि आदतें बड़ी खराब होती है। मैंने इससे पहले कभी भी इतनी ऊंची हील्स नहीं पहनी है और न ही इतने भारी भरकम कपड़े पहने हैं, लेकिन फिर भी अजीब बात है कि मैं आसानी से इन कपड़ों को पहनकर चल सकती हूँ। तब वो महसूस करती है कि आसपास हवाएं चल रही है। जब वो ऊपर की तरफ देखती है तब उसे मालूम पड़ता है कि ऊपर तक स्पिरिट थी जो कि घोड़े पर सवार थी। मैंने इससे पहले कभी भी ऐसी स्पिरिचुअल एनर्जी महसूस नहीं किया है। ये कैसी स्पिरिट है? इस स्पिरिट को देख के नहीं लगता कि ये कोई छोटी स्पिरिट या फिर बुरी स्पिरिट होगी। इसे देख के लग रहा है कि हाई लेवल की आत्मा होगी। लेकिन तब उसे एहसास होता है कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका अगर लगेगा कि मैं उसे जानती हूँ या फिर उसे देख सकती हूँ तो प्रॉब्लम हो जाएगी। नहीं, मुझे इसमें शामिल नहीं होना है। अगर उसे पता चल गया तो काफी ज्यादा परेशानी हो जाएगी। हालांकि किंग उसका नाम कब से पुकार रहा था, लेकिन इसका ध्यान तो था ही नहीं। तब किंग उसे कहता है कि हेली डेकन, तुम अभी क्या कर रही हो? तब जय को होश आता है। वो माफी मांगती है और रिचुअल को शुरू करने के लिए कहती है। सच कहूँ तो ये दुनिया काफी ज्यादा अजीब है और डरावनी है। यहाँ पर तो आत्मा बिना नहाए धोए इधर उधर घूमे जा रही थी। मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा सावधानी से रहना होगा। खैर अच्छी बात ये थी कि किंग भी उसे यहाँ पर कुछ नहीं बोलता और साथ ही साथ वो अच्छी तरीके से खत्म हो जाती है। नेक्स्ट सीन में एक आदमी कहता है कि और हाइनेस, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? खैर मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। मुझे लगता है कि आपको उसे अच्छे तरीके से देख लेना चाहिए। तब किंग उससे कहता है कि वो काफी ज्यादा छोटी है अभी और डेकन के रूप में इतना आसान नहीं होगा और तुम इसके बारे में कुछ जांच पड़ताल करने कह रहे हो, क्या बकवास है। इस बंदे का नाम जेड होता है और इस किंगडम का वो नाइट होता है। किंग जेड से कहता है कि ये लड़की उतना भी मासूम नहीं लगती जितना मैंने सुना था। जेड कहता है तो क्या है सचमुच वो इस व्यक्ति का काम होगा जो इस महल में रहता होगा? किंग कहता है कि तुम कौन सी घटनाएं की बात कर रहे हो? जेड कहता है कि वो घटना है जो कि योर हाइनेस के 2 मंगेतरों को मरने का कारण हो सकता है। योर हाइनेस, मेरे यहाँ पर साफ सुथरा ये कहने का मतलब है कि ड्यूक डेकन ही एकमात्र वो व्यक्ति हो सकता है कि जो कि आपको दोनों मंगेतरों का मारने का एकमात्र कारण हो सकता है। यानी कि हेली डेकन के फादर ही आपके दोनों मंगेतर को मारा होगा। क्या आपने ये रिपोर्ट को नहीं सुना था कि उसने उन दोनों को मार डाला? अगर उसने पिछले 2 मंगेतरों को ना मारा होता तो डेकन अभी इतनी पावरफुल रिश्तेदार कभी नहीं बना पाता। उसका अपराधी होने का संभावना काफी ज्यादा है। फिर भी देखो, डेकन की बेटी ने पानी में छलांग मार दी। तब किंग कहता है कि नहीं, उसकी हत्या नहीं हुई थी। कहने का मतलब है कि जो प्रेजेंट की रानी बनी है उसका क्वीन बनने का कोई भी इरादा नहीं था। लेकिन इससे यह साबित नहीं हो जाता कि उसका फादर इनोसेंट है और उसके ऊपर शक नहीं किया जा सकता। फिलहाल तो मुझे डेकन परिवार पर नजर रखनी होगी और हेली डेकन को एक यूजफुल संपत्ति के हिसाब से उसे यूज करने का तरीका खोजना पड़ेगा। जिसके बाद वो अपना ग्लास आगे कर देता है। जेड उससे पूछता है, क्या तुम और पीने का सोच रहे हो? मुझे लगता है कि तुम्हें अब जाना चाहिए। तब किंग उससे कहता है, क्या तुम्हें टेंशन हो रही है कि मैं पहले रात में अपने दुल्हन को छोड़ दूंगा? जल्दी करो और ग्लास को भरो। जेड कहता है कि इतना ज्यादा रूड भी मत बनो, रानी अभी काफी ज्यादा छोटी है। अगर तुम भी ऐसे करोगे तो अपने बाप और अपने राजा के बीच में फंस जाएगी, क्योंकि वो इन दोनों खेल का बीच का फासला नहीं कर पाएगी। किंग एक घूंट लगाते हुए कहता है कि क्या रूड बन रहा हूँ मैं? तुम्हें नहीं लगता कि तुमने जो अभी टिप्पणी दी है वो थोड़ा सा बेकार टाइप का है? लेकिन अभी के लिए तो मतलब बेकार ही है। वो महिला डेकन का खेल का एक मोरा है, वो अभी भी डेकन की तरफ ही होगी।
मेरी बात ध्यान से सुनो जेट। क्वीन के कमरे में किसी को भेजो और उसे बोलो कि क्वीन के ऊपर कड़ी नजर रखे। जिसके बाद वो छलांगे मारते हुए वहाँ से उठ कर चला जाता है और जेट से कहता है कि मैं अकेले ही चला जाऊंगा, ये पास ही है, इसलिए मेरा पीछा मत करना। जबकि जेड किंग को देखते हुए सोच रहा था आज तो ये बिल्कुल ठीक लग रहा है, क्या इसका पागलपन का दौर खत्म हो चुका है। किंग नर्व्स ब्रेकडाउन और गंभीर अनिद्रा से पीड़ित है, यानी कि उसे रात में नींद नहीं आती। और जैसे जैसे उसकी बॉडी के लक्षण बिगड़ते गए अफवाह फैलने लगी कि राजा पागल हो गया है और अब तो इस स्थिति पे आ पहुंची है कि उसे अब सुलह पाना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। मैं आशा करता हूँ कि ऐसा ही रहे जैसे आज वो कर रहा था, यानी कि वो शांत तरीके से आराम से अपने जिंदगी को जिए। जबकि हम देख पाते हैं जैसे किंग जेट को छोड़ के कमरे से बाहर जाता है, उसके पीछे फिर से ब्लैक इविल एनर्जी पड़ जाती है, जिस वजह से उसका सर बहुत ज्यादा भारी लगने लगता है और उसे ऐसा लग रहा था कि मानो कि जैसे उसका सर फट ही जाएगा। दूसरी तरफ हम आईजी को देखते हैं जो काफी ज्यादा नर्वस लग रही होती है क्योंकि आज उसका फर्स्ट नाइट है और ऊपर से इन लोगों ने मुझे पतला सूट पहना दिया जो कि बहुत ज्यादा विजिबल है। मैं जब कांग जी की बॉडी में थी तभी मैंने ऐसी चीज कभी नहीं पहनी थी क्योंकि मैं एक पिछड़ा हुआ गाँव में रहती थी जहाँ पर ऐसे कपड़े तो नहीं पहने जाते हैं। ऐसा भी नहीं है कि मैं काम नहीं करना चाहती, मतलब मेरा मन करता है, और ऐसा भी नहीं है कि मैं कुछ गलत सोच रही हूँ, लेकिन मतलब देखो कि अगली बार मैं वर्जिन मर गई थी और ऐसे मौके पर फायदा तो उठाना ही चाहिए, मतलब तुम लोग समझ रहे हो ना। लेकिन मेरी जैसी ऐसी बहुत सारी आत्माएं होगी जो कि मर चुकी होगी, वो भी वर्जन सिंगल। तो मैं सोच रही हूँ कि वो लोग हमें देखकर कुछ जलन महसूस ना करे। मेरा मतलब है कि मैं भी हो सकता है कि सिंगल और बैचलर जो आत्माएं होती है वर्जिन वगैरह वो हम पर अटैक कर दे। मतलब मैं कुछ ज्यादा सोच रही हूँ, खैर छोड़ो। मतलब हमारी जिंदगी में इसका कितना ज्यादा महत्व है। अकेले रहने में क्या पाप है, मरने के बाद भी हमें ऐसा कष्ट भोगना पड़ रहा है। जिसके बाद वो पूरे जोश के साथ कहती है मैं खुद को तैयार कर रही हूँ ताकि आज की रात मेरी शानदार हो। तभी किंग पीछे से उसे कहता है कि क्या हुआ तुमको। वो डरते हुए कहती है अरे राजा जी आप कब आई यहाँ पर। तब किंग उसे बताता है कि उसका सर में दर्द कर रहा है, लेकिन जाय जब उसको देखती है तब उसे मालूम पड़ता है कि उसके तरफ तो काफी ज्यादा भूत प्रेत भरे पड़े, मतलब ये वर्जन भूतों की मेला लगा है इसके पास। दिन के टाइम पे तो सब कुछ ठीक ठाक ही लग रहा था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि अब इसके पीछे भूतों की टोलियां पड़ गई है। किंग उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि तुम तब क्वीन बन चुकी हो। ड्यूक अपने बच्चे को पालन पोषण के प्रति काफी ज्यादा सतर्कता से मेहनत करता है, जिसके साथ ही वो आजी के बगल में आके बैठ जाता है, जिससे आजी का दिल तो जोर जोर से धड़क धड़क करने लगता है। वो तुरंत ही वहाँ से घबरा कर उठ जाती है। अरे बाप रे, ये तो मेरे पास ही आके बैठ गया, अब मैं इससे कैसे निपटूं? ये तो काफी ज्यादा ऑकवर्ड है, मुझे शर्म आ रही है, लेकिन ये तो काफी ज्यादा परेशान लग रहा है। क्या वो ठीक है? हेलो राजा जी, क्या आप ठीक हो? वैसे लगता नहीं कि ये ठीक होगा क्योंकि इसके इर्द गिर्द तो इतने सारे इविल स्पिरिट घूम रही है कि बेचारा परेशान तो होगा ही। राजा जी आपके दिमाग में जो चल रहा है उसको इग्नोर करो, आपको ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। जबकि किंग इसकी बात सुन के उसकी ओर देखते हुए सोच रहा था कि इसे ये बात कैसे मालूम कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन अब मेरा सर बहुत जोर जोर से दर्द कर रहा है, मुझे चक्कर भी आ रहे हैं। अब इसकी हालत देख आईजे कहने लगती है अरे हिलना बंद करो, इतने लंबे समय तक टिके रहने के बाद तुम हार नहीं सकते। वाईजे तो बेचारी काफी ज्यादा परेशान लग रही थी, लेकिन तब विकिंग अपना सर उसके गोदी में ही पटक देता है। आईजे से हैरान हो जाती है और उससे कहती है कि एक्सक्यूज मी सर, क्या तुम सो गए? उफ, लगता है कि हालात बेहतर हो रहे हैं पहले के मुताबिक, लेकिन इसे देखते हुए सच कहूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये काफी अच्छा है। मतलब इसके नाक, इसके होठ कितने ज्यादा मस्त है और ठीक है, मतलब वो भी अच्छा ही होगा। इसके अलावा भले ये कमजोर दिख रहा है या फिर हो गया है, लेकिन इसकी जो ऊर्जा शक्ति है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैरिज के दौरान जो ईस्ट के भूत यहाँ पर आए थे उसे देख कर एहसास हो रहा है कि इसके पास ऐसी डिवाइन एनर्जी है जो कि इसके पास नहीं होनी चाहिए। ऐसे भूतों के साथ तो डिजर्व ही नहीं करता, और सच कहूँ तो ऐसे इंसान ऐसे कलंकित भूतों के साथ नहीं रहना चाहिए। जबकि उसके आसपास के भूत उसे मार देने का धमकी दे रही थी और कुछ तो हंस रही थी। एक ही करते कहती है कि मैं इसको जान से मार दूंगी, और एक तो कहती खी 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 खी, दूसरी तो नीनी नीनी करके उसे मार देने का ही धमकी दे रही थी। वैसे तो इविल स्पिरिट को देखकर आईजे इग्नोर कर रही थी, लेकिन अब उसे अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि उसके दादी ने उसे कहा था अगर तुम आत्माओं की दुनिया में काफी ज्यादा सचेत रहोगी तो वो भी तुम्हारे प्रति सचेत रहेंगे, और अगर तुम दूसरी दुनिया से जुड़ जाती हो तो वो भी तुम्हारे जीवन में काफी ज्यादा हस्तक्षेप करेंगे, यानी कि मुश्किलें पैदा कर सकते हैं।
इसीलिए तुम फ्यूचर में ऐसा कुछ भी मत करना, क्योंकि तुम्हारे साथ जो हो सकता है वो काफी ज्यादा बदतर हो सकता है, क्योंकि तुम्हारा लक बहुत ज्यादा बेकार है और दुर्भाग्य के साथ भी ये और भी ज्यादा खराब हो सकता है। अब आइजो को देखते हैं जो कि जैसे तैसे करके किंग को बेड पर सुला देती है, लेकिन अब वो किंग को देखते हुए सोच रही थी क्या मुझे इसकी मदद करनी चाहिए या फिर नहीं। वैसे देखा जाए तो इसी व्यक्ति ने मुझे ड्यूक डेकन से बचाया था जिसने मुझे मारा था। वैसे तो मैं एक साधारण सी लड़की हूँ जो कि भूत देख सकती है और मैंने केवल उस बूढ़ी महिला से कुछ ही चीजें देखकर सीखा है, लेकिन सच कहूँ तो इन भूत प्रेतों के संपर्क में आने से केवल हानि ही होता है। लेकिन इनाम के तौर पर बस इस बार ही मदद करना ठीक होगा। बस कम से कम आज के दिन ये बंदा एक चैन की नींद सो सकेगा, जिसके बाद हमें देखने को मिलता है कि वो अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करती है जिससे उन भूतों को भगा सकती है। देखते हैं कि उसके आसपास बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी मौजूद होती है। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने कपड़ों को फाड़ती है, जिसके बाद वो अपने हाथों को दांतों के जरिए काट के खून निकालती है। हालांकि वो कहती है मुझे यकीन नहीं है कि ये काम करेगा या नहीं। असल में भूतों से निपटना अंततः इच्छा शक्ति की लड़ाई है, जबकि हमें देखने को मिलता है कि वो चैंटिंग करती है और वो अपने कपड़ों में अपने खून से कुछ पावरफुल वर्ड भी लिखती है, जिस वजह से वहाँ पर एक बहुत ही तेज रोशनी चमकती है। ह्यूमन वर्ल्ड और हेवन में समय अलग अलग ढंग से चलती है। जिंदा और मरे हुए लोगों की दुनिया कभी भी एक नहीं हो सकती। वो मंत्र चैंट करते हुए कहते हैं कि इविल स्पिरिट की एनर्जी जहाँ तुम्हारी जगह है वहीं पर वापस लौट जाओ, जबकि सारी स्पिरिट कहती है कि ये औरत बड़ा अजीब सी है, ये हमें भगाने की कोशिश कर रही है, इसे हमें रोकना चाहिए। लेकिन आईजी की चैंटिंग से वो स्पिरिट धीरे धीरे गायब होते जा रही थी। इसे देख कर कहती है वो शुक्र है ये काम कर रहा है और ये काम बन गया, उफ मैं तो थक गई। हालांकि मैं उन्हें मुक्ति नहीं दिला सकती, बस यहाँ से भगा सकती हूँ। समय पता वो बहुत ही जल्द यहाँ पर दिखाई देंगे। और इस तलिस्मान इसको मैं बेड के नीचे छुपा देती हूँ, लेकिन देखो तो कितना आराम से सो रहा है। सो लो, शायद आज की रात तुम आराम से सो सकते हो। चलो राजा जी, मैंने अपना एहसान का बदला आज चुका दिया है। जिसके बाद वो वहीं पर सो जाती है क्योंकि उसकी सारी एनर्जी लगभग खत्म हो चुकी थी। खैर मॉर्निंग में जब उसकी आंखें खुलती है तो वो अपने सामने किंग को देखती है। अब किंग तो उठ जाता है सुबह सुबह। जब उसकी आंखें खुलती है तब किंग उसे कहता है अच्छा तो तुम जग गई हो। तब बेचारी जोर से चिल्लाती है, जिसे देख के किंग कहता है इसका रिएक्शन कुछ ज्यादा ही बड़ा नहीं था और उसे घूर घूर के देखने लगता है। आजी डर जाती है, वो कहती है अपनी मटर जैसी आंखों से ऐसे घूर घूर के मुझे क्यों देख रहा है। तब किंग उसके पैरों की तरफ इशारा करते हुए कहता है वैसे मैंने रात को कुछ किया था क्या तुम्हारे साथ? मुझे ऐसे कोई जंगली रात तो याद नहीं आ रही है। तब आजी अपने पैरों को देखती है और उसे मना करते हुए कहती है अरे नहीं नहीं राजा जी, आप तो आधे सीधा सो गए थे, हमारे बीच ऐसा वैसा कुछ नहीं हुआ और ऐसा भी नहीं है कि मैं शिकायत कर रही हूँ कि कुछ नहीं हुआ है। किंग तब उसे कम्बल देते हुए कहता है कि ठीक है तो अब अपने पैरों को ढक लो। थैंक यू राजा जी। तब किंग उसे पूछता है कि अगर मैं ना होता तो क्या इसका मतलब है कि कोई और भी इस कमरे में आया था? आजी कहते हैं अरे नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है राजा जी, अब इस राजा को मैं कैसे समझाऊं? मुझे लगता है कि ये मैं हो सकती हूँ, क्योंकि मुझे रात में बहुत ज्यादा नींद आ रही थी और नींद में कंबल काफी ज्यादा गर्म लग रही थी, तो मुझे लगता है कि मैं गर्मी में शायद से कंबल को इधर उधर फेंक दिया था। तब ये बात सुनकर किंग उसे घूर घूर के देखने लगता है। आईजी मन में कहती है लगता है कि राजा जी को मेरी बातों का भरोसा नहीं हो रहा है। क्या राजा जी तो कुछ बोलते नहीं बल्कि वहाँ से वो चले जाते हैं और इधर आईजी रोते हुए कहती है ये तो और भी ज्यादा शर्मनाक था, वो तो वैसे दिखावा कर रहा है जैसे कि वो मेरी बातें सुन ही नहीं रहा है। जबकि दूसरी ओर ये बेवकूफ राजा सोच रहा था साला अगर रात में मैं नहीं था तो कौन था? मुझे लगता है कि मुझे पागलपन का और एक दौरा हुआ है और एक नई बीमारी पकड़ लिया है। याददाश्त खोने के बाद मुझे अलग अलग तरीके की बातें याद आ रही है, लेकिन एक चीज तो है जब ये बात मैं सोच रहा हूँ तब मेरा दिमाग पूरी तरीके से साफ है। जब से हेली डेकन इस महल में आई है 2 बार ऐसा हो चुका है। सच कहूँ तो मासूम और कभी कभी बोल दिखती है, पता नहीं कैसी अजीब औरत है। जिसके बाद हमें जानने को मिलता है कि समारोह का 4 दिन बीत चुके हैं और फर्स्ट नाइट के बाद आजी ने राजा को फिर कभी नहीं देखा। आजी कहती इतना करने के बाद मुझे थैंक यू की एक उम्मीद थी, मतलब थैंक यू बोल ही सकता था, एक थैंक यू बोल देता तो क्या जाता उसमें। खैर इस चीज से मैं थोड़ी सी निराश हूँ, लेकिन अभी भी मुझे खुद से अकेलापन फील हो रहा है। खैर अभी ऐसा सोच रखने की जरूरत नहीं है, मैं एक अच्छा सा और बहुत ही ताकतवर तावीज बनाने का सोच रही हूँ। हालांकि ये भी सच है कि उसके लिए मेरे पास ज्यादा सामान नहीं है और इसके लिए मुझे पीले कागज की भी जरूरत पड़ेगी, पीले कागज या फिर कुछ और। लेकिन कोई बात नहीं, मेरे साथ जो सामग्री मैं लेके आई हूँ उससे पहले शुरुआत करते हैं। जिसके बाद आईजी पीले कागज पर तालिस्मान बनाना स्टार्ट कर देती है, लेकिन उस रात जो एविल स्पिरिट होती है वो भी आईजी को परेशान करना स्टार्ट कर देती है। एविल स्पिरिट बोल रही थी ये लड़की को हैंडल करना इतना मुश्किल क्यों है, जबकि वो आईजी से बोल रही थी रोटिक तुम्हारा सिर को कुचल देगा, तुम मरने वाली हो, ए लड़की तुम मरने वाली हो, तुम्हारा तो मरना निश्चित है, खे खे खे। तब आईजी उनकी बातें सुन के कहती है कि ठीक है मैं समझ गई, मुझे बताने के लिए तुम्हारा थैंक यू, लेकिन मैं पहले एक बार मर चुकी हूँ, दूसरी बार मरना थोड़ा सा कठोर नहीं हो जाएगा?
जिसके बाद वो अपने बनाए हुए तालिस्मान को जला देती है और उन भूतों को भगाने लगती है। वो कहती है कि मुझे एक बराबरी सब भूतों के एक करके भगाना पड़ेगा, इसके लिए मुझे एक बैरियर खड़ा करनी होगी। मैं इस तरीके से इस भूतों के साथ तो नहीं रह सकती। जिसके बाद वो चोरी छुपके बेड, टेबल पर, सब जगह पर कोने कोने में तालिस्मान को रख देती है। वो लेडी की सलाह मानने में कोई बुराई नहीं है। क्या अभी भी प्रतिरोध की भावना शेष है? क्या इविल एनर्जी अभी भी आसपास मौजूद है? खैर कोई बात नहीं, मुझे सारी जगह पर इस तालिस्मान को रख देना चाहिए। लेकिन जिसके बाद जब वो एक कोने में तालिस्मान को रखने जाती है तब उसे एक छोटी सी स्प्रिट देखने को मिलती है। वो उसे देख के हैरान हो जाती है। उसे पूछती है कि तुम कौन हो और तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? क्या तुम घर नहीं जा रही हो? वो छोटी सी स्प्रिट रोते हुए कहती है कि यही मेरा घर है। आजी उसे देखते हुए कहती है कि तुम्हें देख के तो नहीं लग रहा कि तुम कोई बुरी स्प्रिट हो। अरे लेकिन तुम रो मत, मैं कोई बुरा काम करने की कोशिश नहीं कर रही हूँ। वो छोटी सी स्प्रिट आजी का नाम पूछते हुए कहती है कि आखिरकार तुम हो कौन? तब आजी थोड़ा सा सोचते हुए वो कहती है कि मेरा नाम आजी है। यहाँ पर आने के बाद ये पहली बार है जब मैंने अपना नाम जोर से कहा है। अब वैसे तुम्हारा नाम क्या है? तब वो स्प्रिट उसे कहती है कि मेरे पास कोई नहीं है, किसी ने मुझे नाम से नहीं पुकारा। तुम वो पहले व्यक्ति हो जिसने मेरी तरफ देखा है। आजी मैं सच कहूँ तो मैं काफी ज्यादा डरी हुई हूँ। तब आजी इधर उधर देखने लगती है और उसे कहती है कि अरे लेकिन तुम किस बात से डर रही हो? क्या तुम मुझसे डर रही हो? क्या इस वजह से डर रही हो कि मैं यहाँ पर तालिस्मान बिछा रही हूँ? उस बॉक्स को और देखते हुए सोचती है इस बॉक्स के अंदर दरार है। ऐसा लगता है कि इस बॉक्स के अंदर सालों साल कैद थी। पुरानी चीजें अक्सर आत्माओं का आश्रय देती है। लगता है कि इस बॉक्स का भावना कारण इसके अंदर कैद है। संभवतः बॉक्स टूटा होने के कारण वो छिप नहीं सकती और न ही अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर सकती है। वो इस स्पिरिट से कहती है कि मुझे माफ करना, मैं इस तरीके का चीजें ठीक नहीं कर सकती। और अगर मेरे जैसा कोई नौसिख या इस चीज को अगर गलत तरीके से संभालता है तो शायद से तुम पूरी तरीके से गायब हो सकती हो। देखो अगर तुम मुझे दूसरी नजर से देखोगी तो कुछ ऐसी भी चीज है जिसकी मैं मदद नहीं कर सकती। इसके बजाय कुछ ऐसे इविल स्पिरिट है जिसका मैं कमरे से बाहर फेंक सकती हूँ और इविल स्पिरिट को अंदर आने से रोक सकती हूँ। और अभी मैं यही कर रही हूँ। तो मुझे लगता है कि शायद से डरावना नहीं होना चाहिए। तब इस बात से वो क्यूट सी स्पिरिट काफी ज्यादा खुश हो जाती है और उसे कहती है प्लीज तुमने जो हाथों में जो चीज को पकड़ा हुआ है उनमें से एक चीज को मेरे पास भी रख दो। जिसके बाद वो उसको मनाने के लिए उसके चारों तरफ घूम घूम कर जिद करने लगती है कि प्लीज एक तो रख दो मेरे पास। आजी कहती है एक कैसे स्पिरिट है, एक तालिस्मान के लिए जिद कर रही है। तुम्हें पता है एक तालिस्मान है, लेकिन जब तुम इतना मांग कर ही रही हो तो ठीक है, तुम चालाक लोमड़ी कहीं का, मैं तुम्हारे पास एक रख ही देती हूँ। लेकिन तुम्हें देख के ऐसा लग रहा है कि तुम 300 साल से भी ज्यादा पुरानी हो। जिसके बाद उस बॉक्स के अंदर भी एक तालिस्मान को रख देती है, जिस वजह से उस स्पिरिट काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और उसकी खुशी देखकर आईजी पहली बार यहाँ आने के बाद खुश होती है। आईजी कहती है कि यहाँ आने के बाद ये पहली बार है कि मैं सचमुच खुशी से मुस्कुरा रही हूँ। जिसके बाद 4 दिन बीत जाते हैं और 4 दिन के बाद का सीन देखते हैं जहाँ आईजी सोई थी लेकिन स्पिरिट उसे परेशान कर रही थी। आईजी कहती है कि तालिस्मान का प्रयोग करने के बाद भी यहाँ पर काफी सारी एविल एनर्जी मौजूद है और सारी एविल एनर्जी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई है। मुझे इन लोगों को ठिकाने लगाने के लिए फिर से कोशिश करनी होगी और नई ताबीज बनानी पड़ेगी। मुझे और अच्छी तरीके से काम करना पड़ेगा ताकि यहाँ पर इविल एनर्जी वापस ना आ पाए। मैंने लकड़ी से एक आत्मा रक्षक नक्शे की है लेकिन ये गड़बड़ है। अब आईजी उठ जाती है और थोड़ी सी हलचल से उस क्यूट से स्पिरिट को भी नींद टूट जाता है जो घोड़े बैठ कर सो रही थी अब तक। आईजी कहती है कि मुझे एक टोटेम बनाना है और उसे कमरे के अंदर रखना है, इसलिए उस लकड़ी को टुकड़े को काटने लगती है। लेकिन तभी पीछे से किंग आके पूछता है तुम्हें क्या कर रही हो? ऐसी अचानक से आवाज सुन के आईजी डर जाती है और डरते हुए कहती है अरे राजा जी आपने तो मुझे डरा ही दिया। अब किंग उसे कहता है कि मेड ने मुझसे कहा कि तुम्हारी हालत ठीक नहीं है, मैं तुम्हारी हालत को देखने के लिए और तुम्हें कुछ दवा देने के लिए यहाँ पर आया हूँ। जिसके बाद वो हेड नौकरन डेबोरा को इशारा करता है। डेबोरा आईजी को दवा देती है। आईजी उसे थैंक यू कहती है लेकिन वो देखती है कि डेबोरा का आसपास काफी सारे इविल स्पिरिट तो थे लेकिन वो अंदर नहीं आ पा रही थी। लेकिन किंग के पीछे तो भर भर के इविल स्पिरिट की ढेरी लगी हुई थी। ये देख के तो बेचारी डरी जाती है और मन के अंदर ही कहती है ये इविल स्पिरिट ज्यादा अंदर तो नहीं आ पा रही है, ये बैरियर शायद से एक्टिव हो चुका है। लेकिन ये बैरियर ज्यादा देर तक एक्टिव नहीं रह सकता, मुझे जल्दी से टोटेम बनाना होगा। टोटेम उसे कहा जाता है कि एक स्पिरिचुअल लकड़ी से गोल गोल माला या फिर ब्रेसलेट बनाई जाती है जैसे कि हमारा रुद्राक्ष से बनता है। खैर किंग उसके पास आके उस लकड़ी वाले वस्तु को उठा लेता है और उसे पूछता है तुम अपने कमजोर शरीर से ये क्या बना रही हो? लेकिन जब वो लकड़ी का साइज देखता है तब वो हैरान हो जाता है। हेडमेड भी यहाँ पर हैरान हो जाती है। दोनों यहाँ पर शौक थे। हेडमेड का चेहरा तो लाल हो जाता है। खैर इन दोनों ने तो कुछ अलग ही समझ लिया था जो इन्हें नहीं समझना चाहिए था। हेडमेड तो शर्म के मारे पीछे ही हट जाती है। उसका फेस लाल हो चुका था। वो सोच रही थी कि ऐसा लगता है कि पहली रात में कुछ नहीं हुआ था।
लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि छोड़ो, कुछ नहीं, भद्दा है बहुत ज्यादा। लेकिन किंग तो वो तो और 2 कदम आगे का सोच रहा था। उसने तो आईजी का चाकू ही जब्त कर लिया था। आईजी हैरान थी कि मेरे चाकू ने क्या मेरे चाकू को क्यों जब्त करा जा रहा है। तब किंग उसे कहता है कि हाल ही में पानी में कूदे हुए रानी का हाथ में चाकू है, मैं इसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकता, इसलिए इस चाकू को जब्त करा जा रहा है। आईजी तो रोने ही लगती है और कहती है मैं बिलीव नहीं कर सकती कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, टोटेम बनाने के लिए मुझे इसकी जरूरत है। जबकि किंग जाते हुए कहता है मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन यहाँ से अपनी दवा ले लेना। और वो वेट की बातें सोचने लगता है कि वेट ने उसे क्या कहा था। अब वेट की बातें उसे हजम नहीं हो रही थी, इसलिए खुद से वो यहाँ पर देखने के लिए आया था कि यहाँ पर माजरा चल क्या रहा है। जबकि वो पुरानी बातें सोच रहा था। कमांडर वेडे बता रहा था कि क्वीन के कमरे से जलने की गंध आ रही थी और तो और कुछ राख भी मिली थी। किंग कहता है क्या वो कीचड़ के गड्ढे में कूदने के बाद वो आके गड्ढे में कूदने की योजना बना रही थी। जबकि बेट कहता है कि यहाँ पर ये भी सुना गया है कि वो हर दिन कुछ न कुछ बनाती रहती है। अब प्रेजेंट टाइम में किंग सोचते हुए कहता है कि वो क्या बना रही थी, उसकी क्रेविंग कुछ अलग ही लेवल की लग रही है। खैर बेचारे को तो सिटी वैसे ही गुलती है सब देखने के बाद। फिर सिंह आता है जे पर जो काफी ज्यादा उदास लग रही थी और सोच रही थी टोटेम कैसे बनाऊं। यदि मेरे पास कुछ दिन और होते और तो ये खत्म हो जाता आसानी से। टोटेम बनाने के लिए बस मुझे और कुछ ही टाइम दिया था, अब मेरे पास कुछ करने के लिए है ही नहीं। वो अपने तकिए के नीचे से किताब निकालती है, उसे कहती है क्या मैं इसे पढूं, वैसे भी तो मेरे पास करने के लिए कुछ है ही नहीं। ये डायरी हेली डुगन की हवेली से थी। वो डायरी डुगन की डायरी थी। पढ़ती है कि हेली डुगन का डेट ऑफ बर्थ 6 अक्टूबर 497 को था। आईजी जब उस बुक को पढ़ रही थी तब वो क्यूट से स्पीड आईजी से पूछती है क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम मुझे कैसे देख सकती हो। बहुत सारे प्रीस्ट इस कमरे में आए हैं, लेकिन आज तक किसी ने मुझे नहीं देखा। आईजी कहती है कि बहुत सारे प्रीस्ट होते हैं, उनमें से बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो कि चीजों को देख सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि वो सभी धोखेबाज हो। वो प्रीस्ट अपने आप को ऐसे दिखाते हैं जैसे कि उन लोगों के पास बहुत सारा पावर हो और उनके पास ऐसी ताकत है कि वो भूतों को देख सकते हैं, लेकिन वो सब दिखावा करते हैं और पैसों के लिए लोगों को धोखा देते हैं। वो एक अंधेरे में चोर की तरह है। तब क्यूट सी स्पीड कहती है लेकिन मेरे पास तो नाक ही नहीं है। आईजी कहती है कि ये बात सच है जो मैंने बोला, लेकिन तुम्हारे पास नाक होना एक राहत की बात है। खैर लेकिन ये हेली डेकिन की डायरी है। मैंने इसे इस उम्मीद में खरीदा था कि ये मेरे कुछ अधूरी यादों को सुधारने में मदद कर सकेगी, लेकिन इसे पढ़ने के बाद तो ऐसा लगता है कि जैसे कि हेली वास्तव में बिना किसी विचार की जीती थी। अब आईजी जब हेली की डायरी पढ़ती है तब उसे बहुत ज्यादा खराब लगता है क्योंकि उसमें बेचारी काफी ज्यादा सैड थी। अब आईजी कहती है कि अगर वो शायद से यहाँ पर रहती तो मैं शायद से उससे माफी मांग लेती। अब जब ये सोच रही थी तभी वहाँ पर हेडमेट आती है और वो आईजी को कहती है मेरे पास आपके लिए एक रिपोर्ट है। सागा ने दावे के साथ एक लिफाफा भेजा है, मैं इसे कंफर्म करूंगी कि ये दावा सुरक्षित है या नहीं और फिर मैं यहाँ पर आऊंगी। तब आईजी सोचती है सागा यानी ड्यूक डेकन उसके पिताजी। वो मेड से कहते हैं कि दावा ठीक है और वो मेट से भी कहती है कि वो अब बिल्कुल ठीक हो चुके हैं, इसलिए वो दवा भी नहीं लेगी, इसलिए वो बस उसे वो लिखाफा दे दे। मेट कहती है कि मैं समझ गई हूँ आप क्या कहना चाहती है। वो उस लिखाफे को आईजी को दे देती है। आईजी जब लिखाफे को खोलती है तो उसमें लिखा था योर हाइनेस मैंने सुना है कि आप बहुत ज्यादा बीमार है, आप कैसे हो, मैं बहुत ज्यादा चिंतित हूँ, मैंने दवा खोज ली है जो आपको भेज रहा हूँ। आईजी तो इस लिखाफे को पढ़ के हैरान थी। वो सोच रही थी इसके टोन में ही बेईमानी नजर आ रही है। उसने मुझे हवेली में इतना ज्यादा पीटा है और अब वो मुझे इतनी प्यार से बात कर रहा है। हालांकि लेटर में लिखा था तुम्हारे फादर तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं। अब आईजी सोचने लगती है कि वो मुझसे क्या पूछना चाहता है, इसलिए वो डेवरा से कहती है कि मैं राजा से मिलना चाहती हूँ, क्या तुम जानती हो कि इस समय राजा कहाँ पर होगा। तब डेवरा उसे बताती है कि हाँ उस जानती है, वो मीटिंग हॉल में मीटिंग कर रहा है अभी तो आप वहीं पर रुकिए, मैं एक नौकरानी को बुलाकर सारी तैयारी कराती हूँ। आईजी कहती है ठीक है, लेकिन वो सोचती है अभी मैं ड्यूक को क्या जवाब दूँ। हेली की भावनाएं जो रानी बनने वाली थी अब लगभग खत्म हो चुकी है। जब आत्मा अपनी बॉडी को त्यागती है तब भावनाएं मूल रूप से घरेलू और शारीरिक तौर पर सारी भावनाएं और अपनी इच्छाओं को त्याग देती है। बस केवल वही लोग यहाँ पर रह जाते जिनके मन में गहरी चीजें होती है और जो अपनी इच्छाओं को जीते जी नहीं भूल पाते। तो मरने के बाद भी उनकी इच्छा बहुत ज्यादा भटकती रहती है इधर से उधर, लेकिन वो लोग टिक नहीं पाते क्योंकि देवता लोग भी होते हैं और वो संभाल लेते हैं। लेकिन मैं एक चीज जानना चाहती हूँ, वो कौन सी इच्छाओं को पीछे इतना भागते हैं और क्यों भागते हैं जब वो यहाँ से चले जाते हैं फिर भी। खैर हालांकि ये बात मैं थोड़ा बहुत जानती हूँ, लेकिन फिर भी मैं हेली से ही पूछना चाहती हूँ तुम आमतौर पर क्या चाहती हो। जब आज ये लेटर को पढ़ती तो वहाँ पर लिखा था कि क्योंकि इस घर में लोग पहले से ही महल में रानी के लिए सेवा करें, इसलिए बेहतर होगा कि हम सागा से लोगों को भेजकर उसका प्रस्ताव और उसका अधिक आरामदायक बनाए, यानी कि उसके लिए कुछ नौकर चाकर भेज दे ताकि उसके लिए आरामदायक हो। आज ये सोच रही थी कि उसे क्या करना चाहिए यहाँ पर, जिसका बाद हमें चैम्बर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सारे लोग एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे होते खजाने को लूट कर लेकर
कोई तो था यहाँ पर जो कि खजाने की लूट कर रहा था चोरी छुपके, और यहाँ पर मेन कल्प्रिट जो था उसका पता ही नहीं था। अब इतने सारे सोर्स से जो किंग होता है वो काफी ज्यादा थक जाता है और उसको ऊपर इविल एनर्जी भी हावी हो जाती है। किंग काफी ज्यादा परेशान लग रहा था और इविल एनर्जी की वजह से वो अपनी इविल साइड भी दिखा रहा था, जिस वजह से चैम्बर का सारे लोग भी डर जाते हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा डरे हुए थे दो लोग जो कि यहाँ पर आए थे, यानी कि आईजी और उसके मेड आईजी से कहती है कि हमें जल्दी से यहाँ से पीछे हट जाना चाहिए। आईजी भी हाँ कहती है और सोचती है कि मैं इन मामलों में नहीं पढ़ूं तो अच्छा होगा। लेकिन इविल स्पिरिट को देख के उसका मन नहीं मान रहा था और ये सिचुएशन उसके लिए काफी ज्यादा मुश्किल भी था। लेकिन तब किंग इविल स्पिरिट के बस में आके अपने स्वॉर्ड को निकाल लेता, जिस बात से सारे लोग डर गए थे। लेकिन आईजी बिना सोचे ही तुरंत दौड़ के किंग के पास चली जाती है और उसे पकड़ लेती है। वो तुरंत ही किंग को हाथों को पकड़ लेते हैं, जिसे देखकर सारे लोग काफी ज्यादा हैरान थे। लेकिन सारे लोग तो और भी हैरान हो जाते हैं जब उन्हें पता चलता है कि किंग तो शांत हो गया था। जबकि हमें जानने को मिलता है कि आईजी ने जो हुड से स्पिरिट को भगाने के लिए जो गोल गोल मंत्र स्पिरिचुअल ताबीज पहना था, उस वजह से इविल स्पिरिट उसका पास नहीं आ पा रही थी। आईजी भी इस बात के लिए हैरान थी, उसकी आंखें बड़े हो जाती। वो कहती अरे ये तो काम कर रहा है। वो बेचारी तो ये सोच के हैरान थी कि मैं इतना अच्छा ताबीज बना लेती हूँ, वाह ये तो कमाल का है। लेकिन किंग भी और ज्यादा हैरान था। वो हैरानी से आईजी को और देखता है और उसे कहता है कि आईजी दुकान तुमने अभी अभी क्या किया। ये दोनों काफी ज्यादा क्लोज थे, एक दूसरे को एहसास नहीं हो रहा था कि ये लोग अभी क्या कर रहे हैं। लेकिन तभी उन्हें याद आता है ये तो चैम्बर में बैठे हैं। किंग शांत हो जाता है और चैम्बर के लोगों को देख के अपना हाथ आईजी से छुड़ा लेता है। वो आईजी की तरफ देखते हुए कोल्ड से लुक देता है और उसे कहता है कि क्यों। इसे आईजी डर जाती है और सोचती है तुम्हें क्या लगता है कि ये सब किसके कारण हो रहा है। ठीक है मैं नहीं बोल रही हूँ, लेकिन उसकी आंखें बोल रही है कि दोबारा से वो पूछना नहीं चाहता है, क्योंकि वो तो लॉर्ड गवर्नर है, वो पूछेगा क्यों दोबारा। फिर वो किंग से कहती है कि डिक डुकान ने उसके लिए एक चिट्ठी भेजा, उस चिट्ठी के बारे में बात करने के लिए यहाँ पर आई थी। लेकिन क्योंकि डुक के साथ उसका संबंध काफी ज्यादा खराब है, इसलिए उसने सोचा कि इस मुद्दे को उठाना बहुत ज्यादा खराब होगा और शायद से अगर उस बारे में बातचीत करे तो बहुत सारे लोग भड़क भी सकते हैं, और अगर चीजें भड़क जाएंगी तो आत्मा फिर से यहाँ पर हाजिर हो जाएंगे। खैर राजा जी, मेरा मतलब है कि चाय मैं एक कप चाय मांगने के लिए आई थी यहाँ पर, मतलब है आप मेरे साथ बैठ के एक कप चाय पी सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि मैं बहुत बुरे टाइम पर यहाँ पर आई हूँ, मुझे माफ करना अगर मैंने डिसरिस्पेक्टफुल दिखाई तो। वो किंग से बात तो कर रही थी, लेकिन वो साथ में भूतों को भी भगा रही थी अपने हाथों से। हुश हुश भागो यहाँ से तुम लोग, भग भग, गेट लॉस्ट, पागल भूतों भागो यहाँ से। और अजीबोगरीब आवाज निकाल रही थी। किंग उसे देख के कहता है कि क्या लड़की पागल है थोड़ी सी। किंग इसे देख अपना मुंह बनाते हुए कहता है तो तुम यहाँ पर आई हो इसलिए, तुम अचानक से यहाँ पर, अचानक तुम मुझसे चाय के लिए पूछ रही हो। आईजी कहते कि पिछली बार आपने मुझे कुछ दवाई भेजी थी और मुझे अभी तक आपको धन्यवाद देने का कोई मौका ही नहीं मिला। लेकिन अंदर से तो बेचारी काफी ज्यादा घबराई हुई थी, क्योंकि चैम्बर में सारे लोग मौजूद थे और इन दोनों को घूर घूर के देख रहे होते हैं। आईजी रोते हुए डेबरा को इशारा करके मदद मांगती है। अरे आंटी इस बार प्लीज बचा लो मुझे, वरना लोग तो घूर घूर के मुझे अपनी आंखों से ही मार देंगे। लेकिन यहाँ पर अच्छी बात ये थी कि डेबोरा को उसकी बातें समझ में आ जाती है। वो तुरंत ही किंग से कहती है योर हाइनेस, मुझे ऐसा लगता है कि महारानी को रेशान से भेजी गई चाय की पत्तियां काफी ज्यादा पसंद आ गई है। आजी को देख के लग रहा था बेचारी तो रोने की हालत में थी, अब रोए की तब रोए। लेकिन राजा जी को तो बेचारे को समझ में नहीं आ रहा था कि ये दोनों बोल क्या रही है। खैर जो भी हो, बेचारा सर हिला के मान ही जाता है और चाय लेने की अनुमति दे ही देता है। अब इसे सुनकर तो आईजी की जान में जान आती है और वो मन में डेबोरा से कहती है कि डेबोरा तुम तो महान हो, क्या तुम्हारे पैर चूम लूं मैं। अब इधर किंग बेचारा क्या करता है, वो तो आज का मीटिंग को ही कैंसिल कर देता है। नेक्स्ट में हमें देखने को मिलता है कि ये लोग टेबल पर सारे लोग बैठे होते हैं और बस आईजी बैठे बैठे चाय के प्याले की चुस्की मार रही थी। आईजी मन में सोच रही थी ये बहुत ज्यादा एम्बेरसिंग है और बहुत ज्यादा ऑकवर्ड सिचुएशन है, मेरे पास कहने को भी कुछ नहीं है और ये बेकार सी भद्दी से चाय ये भी अच्छी नहीं है, इतनी महंगी चाय और इतना भद्दा स्वाद, तौबा तौबा तौबा, मूड खराब हो गया मेरा। किंग उसे पूछता है कि हेली डेकन तुम क्या सोच रही हो। आजी तो बेचारे अपने ख्याल में खोई हुई थी। वो पूछती है स्माइल करते हुए कि आप क्या पूछ रहे हो। वो तुमने तो अभी तक चाय नहीं पिया, क्या तुम्हें चाय पसंद नहीं है। किंग कहता है नहीं, मैं तो बस ये सोच रहा था कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो और ऐसा लगता है कि ये चाय तुम्हारे लिए भी बेकार है। तुम्हारे मुंह को देखो, ऐसा लग रहा है कि इसका स्वाद तुम्हें भी पसंद नहीं आ रहा और ना ही इसे मुझे पसंद है। इसे सुनकर तो आईजी को 440 वोल्ट का झटका ही लग जाता है। उसे पता चल गया था, किंग को पता चल गया कि मुझे ये चाय पसंद नहीं आ रही है। वो किंग से कहती है मुझे माफ कर देना, घबराहट में उस टाइम पर मेरे मन में जो भी कुछ आया मैंने कह दिया। अगर मैंने तुम्हारे टाइम को और तुम्हारी एनर्जी को बर्बाद किया है तो मुझे उसके लिए प्लीज माफ कर देना, क्योंकि मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी। लेकिन किंग तभी हंसते हुए कहता है वो फिर से ऐसा कर रही है। जबकि किंग को हंसते हुए देख आईजी की सोचती है इस राजा को देख ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल भी हिंसक इंसान नहीं है, बल्कि वो स्वाभाविक इंसान है और हंसमुख है। वो मजाक करना नापसंद नहीं करता, मतलब उसके लिए अच्छा है।
लेकिन असल में प्रॉब्लम उन चीजों से है, वो उन चीजों से काफी ज्यादा परेशान है। जैसे मैं उससे थोड़ी दूर बैठती हूँ वो फिर से उससे चिपक जाते हैं। वो वेवड़ी भूतनियाँ उसके पास ऐसे चिपकती है जैसे कि वो उसके सैया हो और उन्होंने उसको फेविकोल से चिपका दिया है। सच कहूँ तो इन सब चीजों को देखना ऐसा लगता है कि मैं एग्जीक्यूट हो जाऊंगी। मुझे उसे लगातार ऐसे देखते रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। वो इन सब चीजों की वजह से काफी ज्यादा परेशान रहता है और मैं सच कहूँ तो ये सब चीजें देखना सच में थका देने वाला है। अब बेचारी से तो राजा जी का ऐसे हालत देखा ही नहीं जा रहा था, इसलिए वो थक हार के राजा के पास उठ कर चले जाने लगती है और वो राजा जी से पूछती है क्या आप इन दिनों ठीक से सो नहीं पा रहे हो। किंग उसे कहता है क्या तुमको लगता है मुझे देख कर कि मैं अच्छे से सोया हूँ। तब वाई जी कहती है कि हाँ थोड़ा थोड़ा सा लग रहा है। नहीं नहीं मतलब सच में बहुत ज्यादा लग रहा है कि तुम सोए नहीं हो। एक्चुअल में वो क्या बोल रही थी उस बेचारे को तो खुद ही नहीं मालूम था, क्योंकि बेचारी तो भूतों को भगाने में ही बिजी थी। खैर अब वो किंग के पास जाती है और हिम्मत करके किंग के बगल में ही बैठ जाती है। इसे ऐसा करते हुए देख के किंग के साथ साथ घर के सारे लोग भी काफी ज्यादा हैरान थे। लेकिन बेड बेचारा कुछ गलत ही सोच लेता है। वो कहता है अपने मन के अंदर आप तो बहुत दूर चले गई योर हाइनेस। महल में हर कोई जानता है कि आपके पति आपके साथ बहुत ज्यादा ठंडा रिश्ता है। मुझे आशा है कि योर हाइनेस दोबारा परेशान नहीं होंगे इस चीज के लिए। जबकि आईजी किंग के हाथों को लेकर उसे मसाज कर रही थी। किंग उसे पूछता है कि तुम्हें क्या कर रही हो। आईजी बताती है कि इस मसाज से उसे सोने में काफी ज्यादा मदद मिलेगी। मुझे भी एक टाइम पर सोने के लिए प्रॉब्लम होती थी। जब वो किंग उसे बड़े प्यार से देखने लगता है और सोचता है वो अपना झूठ अब छिपाने की कोशिश नहीं कर रही है। जबकि आईजी सोचती है जैसा कि मैंने सोचा था, इतने लंबे समय से आत्मा उसे परेशान है कि उसकी ऊर्जा उलझन कर रही है और ये बेचारा काफी ज्यादा परेशान हो गया। उसके जैसे शक्तिशाली व्यक्ति के लिए ये और भी अधिक खतरनाक है, क्योंकि अगर तुम काफी ज्यादा खतरनाक व्यक्ति हो जिसे सब कुछ आता है और तुम्हें किंग हो और तुम्हें अपनी प्रजा को रक्षा करनी है, लेकिन तुम्हारे ऊपर अगर इविल स्पिरिट का एनर्जी मौजूद हो तो तुम्हें बार बार भड़काएगी दूसरों को खत्म करने के लिए। जबकि किंग सोच रहा था कि आखिरकार ये कर क्या रही है। जबकि आजी सोचती है और कहती है कि मैं किसी से भी बेहतर तरीके से जानती हूँ कि किसी व्यक्ति के शरीर में ऊर्जा कहाँ से फ्लो होती है। इससे पहले कि लोग मेरी दादी के पास भूत प्रेत उतारने आते थे, मेरा काम उनकी ऊर्जा और उनकी ताकत को देखते हुए मैं उनकी स्पॉट पॉइंट पर मालिश करती थी, जिस वजह से आत्मा यानी कि इविल स्पिरिट को भगाने के लिए काफी ज्यादा मदद मिलती थी। आईजी किंग से कहती है कि क्या आप तुम बीमार हो। किंग कहता है कि नहीं तो। जबकि आईजी के आवाज सुनकर बेहद ज्यादा हैरान हो जाता है। आईजी किंग से कहती है कि ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें दर्द हो तो मुझे जरूर बताना। किंग उससे कहता है कि थैंक यू, मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। आईजी सोचती है कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऊर्जा वाले जो लोग होते हैं वो आमतौर पर आत्माओं के साथ नहीं जुड़ते, लेकिन ये राजा तो इतना ज्यादा क्रूर था कि सारी आत्मा इसके ऊपर कब्जा ही कर रही है। जिसके बाद वो किंग के हाथों के एक्यूप्रेशर के ऊपर दबाव डालती है, जिस वजह से किंग काफी ज्यादा गर्म महसूस कर रहा था और उसे अच्छा लग रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आईजी ने अभी उसके साथ क्या किया, लेकिन जो भी किया उसे अच्छा लग रहा था और वो तुरंत ही आईजी के गोदी के ऊपर अपना सर रख के सो जाता है।